हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ताल झपताल के बारे में जानेंगे कि ताल झपताल को कैसे लिखा जाता है, ताल झपताल की तालिका कैसे बनाई जाती है और इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ताल में कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, यानी कि उसका शास्त्रीय परिचय। तो सबसे पहले ताल की तालिका बनाने के लिए मात्राएं ली जाती हैं, यानी कि ताल झपताल में 10 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके हमने ये विभाग किए हैं। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे में फिर 2 मात्राएं और चौथे में फिर 3 मात्राएं, यानी कि 2 3 2 3 मात्राएं प्रत्येक विभाग में। इस प्रकार से हमने ताल की मात्राओं का डिवीजन किया है। उसके बाद आते हैं ताल के बोल। जब एक मात्रा के नीचे एक बोल लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है एक गुण। हर एक मात्रा के नीचे एक बोल, जैसे कि धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। हर एक मात्रा के नीचे एक बोल है तो इसका मतलब है एक गुण। तो ताल झपताल की एक गुण होगी धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। दुगुण, दुगुण का मतलब है कि एक मात्रा के नीचे 2 बोल, हर एक मात्रा के नीचे 2 बोल आएंगे और उन 2 बोल को लिखने के लिए हम उस मात्रा के नीचे, उन 2 बोलों के नीचे हम अर्धचंद्राकार लगाते हैं। तो दुगुण होगी धीना धीधी, नाती नाधी धीना, धीना धीधी, नाती नाधी धीना। रिपीट कर रही हूँ, धीना धीधी, नाती नाधी धीना, धीना धीधी, नाती नाधी धीना। ये आप लोगों को दुगुन रटने की ज़रूरत नहीं है, एक गुण आपको आने चाहिए अच्छे से। उसके बाद आपको जो भी जितने भी गुण आपको लिखने के लिए बोला जाए आप अपने आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को दुगुन के बारे में बताना चाहूँगी कि दुगुन अगर आपको लिखनी है तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है दुगुन, यानी कि एक मात्रा के नीचे 2 बोल। तो ये 2 बोल हम एक मात्रा के नीचे लेंगे। धी ना एक मात्रा के नीचे, धी धी दूसरी मात्रा के नीचे, नाती तीसरी मात्रा के नीचे, नाधी चौथी मात्रा के नीचे और फिर धी ना पांचवी और धी ना फिर छठी, फिर धी धी सातवीं, नाधी आठवीं, नाती आठवीं, नाधी नौवीं और फिर धीना। यानी कि ऊपर से ही उठा के आप ऐसे अर्धचंद्राकार में पेंसिल से क्या करेंगे, आप अर्धचंद्राकार में ऐसे ले लेंगे 2 बोल एक अर्धचंद्राकार के बीच में, फिर 2 बोल, फिर 3 बोल, फिर 4 बोल और फिर 5 बोल। ये पांचों बोल आपके 5 मात्रा के नीचे आ जाएंगे, धीना धीधी, नाती नाधी धीना। तो फिर वो रिपीट हो जाएंगे एज इट इज दोबारा से, धीना धीधी, नाती नाधी धीना। तो 10 मात्राएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके बोल लास्ट तक कंप्लीट नहीं आते हैं, चाहे आप दुगुन लिख रहे हैं, चाहे तिगुन लिख रहे हैं, चाहे चौगुन लिख रहे हैं, तो अगर आपके बोल कंप्लीट नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। आप दोबारा से चेक करें उसे और फिर से लिखें तो आपकी कंप्लीट आएगी, तो अंडरस्टूड होगा कि आपकी ताल ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चिन्ह पे। पहले विभाग की पहली मात्रा पे क्रॉस चिन्ह आएगा। चिन्ह के बारे में बताऊंगी आप लोगों को क्या होता है। चिन्ह क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सम लगाया है, सम का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब सम, सम का मतलब होता है पहली ताली। कैसे देते हैं पहली ताली, ऐसे पहली ताली देंगे ऐसे। फिर दूसरे विभाग की तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली, उसका मतलब भी ऐसे। और फिर तीसरे विभाग की छठी मात्रा पे खाली, तो हम उसको हवा में ऐसे हिलाते हैं, कोई साउंड नहीं आती है। फिर 8वें विभाग की पहली मात्रा पे फिर तीसरी ताली। इस टाइप से ये चिन्ह होते हैं।
तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको इसका शॉर्ट में शास्त्रीय परिचय, यानी कि मात्राएं 10, विभाग 4, प्रत्येक विभाग में 2-3 मात्राएं, और चिन्ह पहले विभाग की पहली मात्रा पे सम, दूसरे विभाग की तीसरी मात्रा कहें या दूसरे विभाग की पहली मात्रा कहें, उस पे दूसरी ताली आएगी, और तीसरे विभाग की छठी मात्रा पे खाली आएगा, और चौथे विभाग की 8वीं मात्रा पे तीसरी ताली आएगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले विभाग की पहली मात्रा पे सम यानी कि पहली ताली, दूसरे विभाग की तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली, और तीसरे विभाग की छठी मात्रा पे खाली, और चौथे विभाग की 8वीं मात्रा पे फिर से ताली। या आप ये भी बता सकते हैं शॉर्ट में कि पहले विभाग, दूसरे विभाग और चौथे विभाग की पहली मात्राओं पर क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी ताली आती है, और तीसरे विभाग की छठी मात्रा पे खाली आती है। इस प्रकार से भी आप उसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद है कि यह ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। बंद बोलों की ताल है या खुले बोलों की ताल है, ये कैसे पता चलेगा? कि जब किसी ताल में मैक्सिमम बोल धिन, तिन, इनके आते हैं तो वो बंद बोलों की ताल है। अगर धा, आ, ता, आ की साउंड आती है तो वो खुले बोलों की ताल है। इस ताल का प्रयोग अधिकतर मध्य लय में, यानी कि बीच की लय होती है, ना ज्यादा उसकी जो लय है या स्पीड है यानी कि गाने की, वो ना ही ज़्यादा तेज होती है और ना ही ज़्यादा स्लो होती है, यानी कि बीच की लय होती है, और वो उसके साथ द्रुत ख्याल के साथ इस ताल को प्ले किया जाता है, तथा गीतों के साथ भी इस ताल को प्ले किया जाता है। इस ताल के बोलों को हम एक दूसरे प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना। वैसे मैंने आप लोगों को पहले जो बोल बताए हैं वो हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, और जो दूसरे बोल बताए हैं धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, यानी कि डॉट लगाए हैं हमने। पर क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरा साल हम प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे डॉट आना चाहिए और कहाँ पे नहीं, और बहुत सारी बुक्स में भी मिस्टेक होती है कि कहीं पे डॉट दे दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और वो मिस्टेक करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके एग्जाम में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनकी ताल में मार्क्स हैं वो नहीं के बराबर आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ एक ताल ऐसी हैं जिनमें अगर डॉट ना लगाया जाए तो भी चलेगा, जैसे कि ताल आपकी जप ताल है, तो हमने नहीं लगाए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी जो फर्स्ट जो टाइप है धीना दीदी वाला, यही आप याद करें, डॉट्स वाला नहीं। वैसे अगर आप डॉट लगाना भी चाहें तो क्या है कि डॉट हमेशा किसी भी ताल में आप देखना, डॉट्स हमेशा कहाँ आते हैं, जहाँ पे आप इनकी जो ई की जो साउंड आती है, जैसे धिन, तिन, इस टाइप से आ की साउंड में डॉट नहीं लगता है। कहीं भी किसी भी ताल में आ की साउंड पे डॉट नहीं लगता है, तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ पे डॉट लगना चाहिए और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी ताल झपताल और उसका शास्त्रीय परिचय। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।